नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम इंडियन पॉलिटिक्स के बेसिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंपल और समझने योग्य पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। आज के हमारे वीडियो में हम ब्रिटिश इंडिया के समय की पॉलिटी पर बात करेंगे और इससे आगे के वीडियोज में हम भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1600 के साल से। 1600 ये वही साल है जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि 1600 की साल के बाद ही ब्रिटिश रूल के अधीन भारत में कई कोर्ट और इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए थे और 1600 ईस्वी में ही इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी गई थी। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी और इसके फाउंडर्स थे थॉमस स्मिथ, जॉन वाट्स, रॉयल चार्टर। और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑपरेशन सीज हो गए थे 1 जून 1874। इसके ऑपरेशन सीज होने में कुछ मुख्य कारण ये थे कि कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज थी, कुछ करप्शन एलिगेशंस थे और इसका एक मेजर कारण 1857 की क्रांति भी था। 1857 की क्रांति के बाद इंडिया में स्टेबिलिटी लाने के लिए और ब्रिटिश रूल को सिक्योर करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑपरेशंस बंद कर दिए गए और ब्रिटिश इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर लंदन यूके में था। ब्रिटिशर्स इंडिया क्यों आए थे? ब्रिटिशर्स इंडिया में व्यापार के उद्देश्य से आए थे सन 1608 ईस्वी में और इन्होंने सबसे पहले भारत में सूरत शहर में लैंड किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के मैनेजमेंट की पूरी शक्तियां कंपनी के गवर्नर और 24 मेंबर काउंसिल में निहित थी। अब आते हैं 1773 ईस्वी में। 1600 से 1773 के बीच कोई ऐसा बड़ा इवेंट इंडियन पॉलिटी में नहीं हुआ है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। 1773 ईस्वी में आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था और इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट का क्रिएशन हुआ था और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग। और रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में और इसके तहत ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। और इस सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे? जिसमें एक तो चीफ जस्टिस थे और 3 अन्य जज थे। चीफ जस्टिस और 3 अन्य जज को मिलाकर टोटल जज थे 4। और इस सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन बने? सर एलिजा इम्फे। ये बहुत एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं 1784 में। 1784 वो साल है जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट आया था गवर्नेंस और लेजिस्लेशन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से। पिट्स इंडिया एक्ट की और क्या खास बातें थी? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल कार्यों को अलग करने के लिए पारित किया गया था। कंपनी के कॉमर्शियल काम और पॉलिटिकल कामों को अलग करने का उद्देश्य भी पिट्स इंडिया एक्ट का था। अब आते हैं 1813 में। 1813 में क्या मेजर इवेंट्स हुए थे? इसमें आया था चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी के चार्टर को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था और इस एक्ट की सबसे खास बात यह थी कि इस एक्ट में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राजस्व से प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि आवंटित की। ब्रिटिश सरकार भारतीय राजस्व से एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हर साल 1 लाख रुपए आवंटित करती थी। अब आते हैं 1833 में। 1833 में क्या खास बातें थी? इसमें चार्टर एक्ट 1833 आया था। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह नई पोस्ट क्रिएट की गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ही स्लेवरी को अवैध घोषित कर दिया गया। जो दास प्रथा थी उसको इलीगल घोषित कर दिया गया। और चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉमर्शियल गतिविधियों में भागीदारी का भी अंत कर दिया गया। इस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉमर्शियल गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं था और 1833 में ही लॉर्ड मैकुले की अध्यक्षता में पहला लॉ कमीशन बनाया गया था। अब आते हैं 1858 में। 1858 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट ने भारत सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया कंपनी से ब्रिटिश क्वीन के हाथों में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद कंपनी भारत सरकार को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अब उसको सीधे कौन कंट्रोल करेगा? ब्रिटिश क्वीन। भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य के रूप में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई।
इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कैबिनेट में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया गया भारत के लिए, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपने कामों के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। ये ब्रिटिश इंडिया में जो भी काम हो रहे थे उनके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में जवाबदेह था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। 1858 में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इस हिसाब से ब्रिटिश इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और वाइसराय भी इन्हीं को बना दिया गया था। तो फर्स्ट वाइसराय भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा ही मुगल पोस्ट को भी समाप्त कर दिया गया। उस टाइम लास्ट मुगल किंग कौन था? बहादुर शाह टू। उसको ब्रिटिशर्स ने बुर्मा भेज दिया था, जो अभी म्यांमार है, और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। अब आते हैं 1861 में। 1861 में क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए थे? इस साल आया था इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या क्या मेजर पिक्चर्स थे? इसमें वाइसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई। अब वाइसराय जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था, और ऐसे ऑर्डिनेंस की अवधि 6 महीने की हुआ करती थी। और यह इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 मद्रास प्रोविंस और बॉम्बे प्रोविंस के डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बनाया गया था। और इसी एक्ट के द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने, जो उस टाइम के वाइसराय थे, उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था? पोर्टफोलियो सिस्टम के जरिए वाइसराय काउंसिल में से कोई भी एक मेंबर को एक या एक से ज़्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया जाता था। अब आते हैं 1862 में। 1862 में क्या हुआ था? 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट किया था। और वो 3 भारतीय कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इन 3 भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया था। अब आते हैं 1885 में। 1885 वही साल है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ये किस डेट को हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को, और बॉम्बे में। ये एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। अब आते हैं 1892 में। 1892 में आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। और इस एक्ट के बाद ही इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत हो चुकी थी। और इस एक्ट के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल के कार्य में वृद्धि की गई और उन्हें बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी गई। अब इस पर बेस एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। फर्स्ट कथन है, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट है, 1892 में 24 सदस्यों में से केवल 5 भारतीय थे। तीसरा स्टेटमेंट है, सदस्यों को पूरक प्रश्न या कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया। तो तीनों में से कौन कौन से सही होंगे? अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था। अब इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें 4 भारतीय ही शामिल थे। और थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। अब आते हैं 1895 में। 1895 में क्या हुआ था कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था। और कोई मेजर इवेंट 1895 में ऐसे नहीं हुए थे। अब आते हैं 1909 में। 1909 में आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि 1909 में लॉर्ड मोर्ले इंग्लैंड में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और लॉर्ड मिंटो कौन थे? भारत के वाइसराय। तो इसीलिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा किया जाता था। इसलिए इस अधिनियम को कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें रिलीजन के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाते थे। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का और क्या पिक्चर्स है? इसमें गवर्नर जनरल को एक इंडियन मेंबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मनोनीत करने में सक्षम बनाता है। इसमें गवर्नर जनरल जो है एक इंडियन मेंबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मनोनीत कर सकता था। आगे देखते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले भारतीय बने थे। उन्हें लो मेंबर बनाया गया था।
और गवर्नर जनरल के पास ये शक्ति आ गई कि वो एक इंडियन को जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट कर सकता है। तो उसके बाद सबसे पहले भारतीय जिनको वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बनाया गया था वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको लो मेंबर बनाया गया था। अब आते हैं 1919 में। 1919 में क्या मेजर इवेंट्स हुए थे? 1919 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको हम मॉन्टेग कैल्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा ही प्रांतों में या प्रोविंसेज में डायरेची लागू कर दी गई। द्वैत शासन लागू कर दिया गया। अब द्वैत शासन क्या होता था, डायरेची क्या होती थी? इसमें कुछ एरिया जो है वो वाइसराय और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से लेजिस्लेचर के उत्तरदायी इलेक्टेड मिनिस्टर को ट्रांसफर कर दिए जाते थे। तो ये डायरेची सिस्टम लागू हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। और इस एक्ट के द्वारा ही पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। और इसके बाद 1 अक्टूबर 1926 को सिविल सर्वेंट की भर्ती के लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कर दी गई, जिसे हम आज यूपीएससी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही यूनियन बजट को स्टेट बजट से अलग कर दिया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें पहली बार महिलाओं को 1926 में वोट देने का अधिकार दिया गया था। नहीं तो उससे पहले इंडिया में वोट देने का अधिकार ही नहीं था महिलाओं को। अब आते हैं 1922 में। 1922 में महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के गठन की मांग की थी। महात्मा गांधी ने डिमांड किया था कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन करो ताकि हम भारत के लिए संविधान बना सके। और 1925 में क्या हुआ था? 1925 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया। यह भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की रूपरेखा तैयार करने का पहला प्रयास था। तो कई बार पूछ लेता है कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी और ये 1925 में प्रस्तुत किया गया था। अब आते हैं 1934 में। 1934 में क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने के लिए आइडिया दिया था एम.एन. रॉय ने। देखो, डिमांड करना और आइडिया देना दोनों अलग अलग चीज़ है। अभी यहाँ देखो, 1922 में ही महात्मा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने के लिए डिमांड कर ली थी, लेकिन आइडिया दिया था एम.एन. रॉय ने सबसे पहले। तो 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने का आइडिया दिया था। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं 1935 में। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था और इस अधिनियम में 321 आर्टिकल्स थे और 10 शेड्यूल्स थे। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है आर्टिकल और कितने शेड्यूल थे। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों से तो द्वैत शासन को खत्म कर दिया, डायरेची को खत्म कर दिया और इसे हटाकर केंद्र में डायरेची स्थापित कर दी गई। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या था? प्रांतों में डायरेची स्थापित की गई थी, लेकिन 1935 में क्या हुआ? प्रांतों से डायरेची हटा दी गई और उसे केंद्र में डायरेची स्थापित कर दी गई। इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश अधिकारियों ने फाइनेंस, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखा। फाइनेंस, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स पर तो ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल था, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहां इंडियन मिनिस्टर्स का भी कंट्रोल था, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और लोकल गवर्नमेंट। तो ये काम हुआ 1935 में। और क्या हुआ? 1935 में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और इसको नेशनलाइज्ड कब किया गया था? नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। और एक्ट 1935 में ही कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम का विस्तार किया गया और म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। और इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ही सबसे ऊपर होगा। इस एक्ट को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का कंसेप्ट सबसे पहले 1935 में किसने दिया था? स्वराज पार्टी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एम.एन. रॉय ने 1934 में आइडिया दिया था, लेकिन कंसेप्ट किसने दिया था 1935 में? स्वराज पार्टी ने। और इसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली संविधान सभा के गठन की मांग की। ये संविधान बनाया, ये थोड़ा गलत है यहाँ पर। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने की मांग की थी। अब एक बार पीछे हमने क्या देखा, उनमें कन्फ्यूजन ना हो तो उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1934 में क्या हुआ था? संविधान सभा का आइडिया
एम एन रॉय ने दिया था। उसके बाद 1935 में क्या हुआ, 1935 में ये डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑफिशियल हो गई। फिर 1936 में क्या हुआ, 1936 में कंस्टिट्यूट असेंबली की ऑफिशियल मांग 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। 1935 में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी ऑफिशियली, लेकिन उसके बाद 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी डिमांड की थी लखनऊ सेशन में। फिर क्या हुआ, फिर सी राजगोपालचारी ने 15 नवंबर 1939 को एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर कंस्टिट्यूट असेंबली की मांग की। एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वयस्क मताधिकार। और फिर अगस्त 1940 में अंग्रेजों ने इसको स्वीकार कर लिया कि आप कंस्टिट्यूट असेंबली बना सकते हैं। फिर आ गया 1940। अब 1940 में क्या हुआ, 1940 में पहली बार अगस्त रिजोल्यूशन पारित किया गया। इस मांग को ब्रिटिश राज्य ने स्वीकार कर लिया था। अगस्त रिजोल्यूशन लॉर्ड लिलिंथगो के टाइम पर आया था। और अगस्त रिजोल्यूशन का मेन पिक्चर क्या था, इसमें वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक्सपेंशन किया गया था, जिसमें और ज़्यादा इंडियंस को इंक्लूड किया गया था। 21 अगस्त 1940 को वर्धा में हुई बैठक में कांग्रेस सरकार ने अगस्त रिजोल्यूशन को खारिज कर दिया था। इसका अगस्त रिजोल्यूशन नाम पड़ा क्योंकि ये अगस्त में आया था। अब आते हैं 1946 में। ये वही साल है जब भारत में कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथेटिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत का संविधान तैयार किया गया था। और इसमें जब कंस्टिट्यूट असेंबली बनाई गई तो उसमें टोटल 389 मेंबर्स थे, जिनमें से 292 तो ब्रिटिश प्रांतों के थे और 93 मेंबर्स जो थे वो रियासतों के थे। और 4 मेंबर जो थे वो दिल्ली, अजमेर मेवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के चीफ कमिश्नर प्रोविंस से थे। इस तरह से टोटल करके 389 मेंबर्स थे कंस्टिट्यूट असेंबली में। लेकिन फिर क्या हो गया, फिर हो गया भारत का पार्टीशन। तो भारत के विभाजन के बाद हो गया कंस्टिट्यूट असेंबली में 299 मेंबर्स, 389 से 299, क्योंकि पार्टीशन के बाद कुछ मेंबर्स पाकिस्तान चले गए थे। और भारत का संविधान बनाने के लिए कंस्टिट्यूट असेंबली की पहली बैठक कब हुई थी, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, भारत में कैबिनेट मिशन आने के लगभग 8 से 9 महीने के बाद। और कंस्टिट्यूट असेंबली के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को असेंबली का टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया। लेकिन इस असेंबली में क्या हुआ, इसमें मुस्लिम लीग ने बाइकाट कर दिया असेंबली का और पाकिस्तान के लिए एक नए संविधान की डिमांड कर ली। और हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, कंस्टिट्यूट असेंबली में भाग नहीं लिया था। कंस्टिट्यूट असेंबली के सदस्यों में शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के कितने मेंबर्स थे, 33। और मुस्लिम मेंबर्स कितने थे, 79। और वुमेन मेंबर्स कितनी थी, 15। और बी एन राव को कंस्टिट्यूट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया था। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, तो वो थे बी एन राव। फिर 11 दिसंबर 1946 आ जाता है। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का स्थायी प्रेसिडेंट चुना गया, परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया। टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया। और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने क्या किया था, इसने संविधान के निर्माण के लिए कंसेप्ट और गाइडिंग प्रिंसिपल्स या गाइडिंग सिद्धांतों की स्थापना की थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। और भीमराव अंबेडकर को वेस्ट बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। संविधान के ड्राफ्ट को लेकर 114 दिन तक बहस हुई थी। इसमें 60 देशों के संविधान को स्टडी किया गया था और 114 दिन तक चर्चा हुई थी। और संविधान को बनाने में टोटल टाइम कितना लगा था, भारत के संविधान को बनाने में लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 13 कमिटीज बनाई गई थी। अब आते हैं 1947 में। 1947 में 12 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अपनाया गया था कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है। ये कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। अब आते हैं 1949 में। 1949 में क्या हुआ था,
भारत ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया था। उसके बाद आते हैं 1950 में। 1950 में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। संविधान को लागू किया गया था और संविधान को अपनाया गया था, दोनों अलग अलग चीज़ है। और संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की लास्ट बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। जब संविधान को लागू किया गया था उसके 2 दिन पहले संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी और लास्ट बैठक के दिन ही 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला प्रेसिडेंट चुना गया। और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किनको जाना जाता है? भीमराव रामजी अंबेडकर को जाना जाता है। कई बार तो एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम भी पूछ लेता है। तो भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या है? भीमराव रामजी अंबेडकर। और 24 जनवरी 1950 को ही जन गण मन, जो हमारा नेशनल एंथम है, उसे अपनाया गया था। अब ये हो गया हमारा ब्रिटिश इंडिया की पॉलिटी का एंड। लेकिन इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं जो 1973 में हुआ था। 1973 में क्या हुआ था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय के अनुसार परमेबल को संविधान का मूलभूत अंग माना गया है। केशवानंद भारती और केरल राज्य के बीच में क्या मुद्दा था? इसमें एक दूसरे के खिलाफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अधिकारों को लेकर के कुछ विवाद था और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि परमेबल संविधान का मूलभूत अंग है। और परमेबल संविधान का मूलभूत अंग है, लेकिन कोर्ट में इसे कानूनी दर्जा या लीगल स्टेटस प्राप्त नहीं है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अधिकारों पर एकमात्र प्रतिबंध ये होगा कि अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान के ओरिजिनल स्ट्रक्चर को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं होगा जिससे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई क्षति पहुंचे। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के कुछ मेजर फंडामेंटल एलिमेंट्स है जिनमें आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है। आपको मालूम होगा कि आर्टिकल 368 के हिसाब से ही भारत के संविधान में अमेंडमेंट होते हैं, लेकिन इस आर्टिकल से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं संविधान में जिनको अमेंड नहीं किया जा सकता। जैसे इसमें पहला है संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही सबसे ऊपर रहेगा, इसमें हम कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच जो पावर्स का बंटवारा है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज नहीं कर सकते। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। लोगों के पास धर्म का चुनाव और प्रचार करने का अधिकार होगा। और राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जो रूल है उनमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम बनता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच सौहार्द और संतुलन, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। मतलब न्याय की तलाश में किसी व्यक्ति द्वारा अदालतों तक पहुंच उसका अधिकार है। और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश, इसमें भी आप कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें आप आर्टिकल 368 से अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट। आगे आने वाले 29 पार्ट्स हैं जिनमें हम कंप्लीट पॉलिटी को कवर करेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी पॉलिटी के क्वेश्चंस के लिए काफ़ी है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।